जी, आज हमने स्टार्ट करना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड होते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा डी ब्लॉक का विद एफ ब्लॉक वो इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते कौन से हैं? डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। वो जब आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जो डी होता है वो वैलेंस ऑर्बिटल होता है और एफ जो होता है वो इनर साइड पे होता है, इसलिए उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो हैं क्या डी ब्लॉक एलिमेंट? ये ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कंसीडर करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में। और जो लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं और फिर एक्टिनम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं वो नीचे दो लाइंस की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट कहाँ पे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। और ये 3B से लेके 3B से लेके इसको आगे आप, मतलब ये बताने का मकसद है कि यहाँ पे जो B का वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं A के साथ और ट्रांजिशन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं B के साथ। पीरियोडिक टेबल में 3 से 12 तक जो ग्रुप्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं, क्योंकि उनके जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोग्रेसिवली फिल कर रहे होते हैं डी ऑर्बिटल को। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ फिलिंग में होता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में लाई करते हैं बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हैं एस ब्लॉक एलिमेंट और इस साइड पे ये हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस और पी के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी डिफरेंट रोज हैं 3D, 4D एंड 5D, और जो 6D है वो इनकम्प्लीट है। ये स्टार्ट होती हैं पीरियड नंबर 4 से, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज़ है ये स्टार्ट होती है पीरियड नंबर 4 से। 4 में है ये, फिर पीरियड नंबर 5 में, फिर पीरियड नंबर 6 में एंड देन पीरियड नंबर 7 में। और पीरियड नंबर 7 चूँकि अभी इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाता है, इस लिहाज से जो 6D सीरीज़ है वो अभी इनकम्प्लीट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो जनरल ये होती है कि नोबल गैसों का तक तो सेम ही होगी, उसके बाद NS2 N-1DX। यहाँ पे N होता है शेल नंबर, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अगर इस लिहाज से आप देखेंगे तो 4S बनेगा और N-1 यानी 4 में से आपने 1 माइनस करना है तो वो 3D बन जाएगा। जो इनकी स्टार्टिंग सीरीज़ होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो 3D ही है। तो NS2N यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपके पीरियड नंबर को कह लें आप, जो कि 4 से 7 तक है। और जो आपके पास होता है ये D के ऊपर जो X आपको नज़र आ रहा है, ये X रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को, और D के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 10 होते हैं। तो 1 से 10 तक ये X हो सकते हैं। यानी N आपका होगा पीरियड नंबर और X आपके होंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट होंगे डी ऑर्बिटल के अंदर। पीरियड नंबर 6 और 7 इनके अंदर फिर F सब लेवल भी इंक्लूड हो जाता है। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है, नोबल गैस तक तो सेम ही होगी, उसके बाद NS2 और फिर N-2F। F के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर वही N-1DX और X के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। लेकिन ये F ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा जब N आपके पास 6 या 7 होगा, और N क्या था? पीरियड नंबर, जो ऊपर अभी हम देख के आए हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। वो इसीलिए करती हैं कि ये S के इलेक्ट्रॉन्स को भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करती हैं और बाकी जो D के अंदर होते हैं वो भी ये दे देती हैं। इस तरह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़रा ज़्यादा हो जाती है। डी ब्लॉक एलिमेंट की डिफरेंट सीरीज़ हैं। फर्स्ट सीरीज़ जो है वो एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक है। जो सेकंड सीरीज़ है वो एटॉमिक नंबर 39 से 48 तक है।
नेक्स्ट थर्ड सीरीज़ जो है वो 57 से 80 तक है और फोर्थ सीरीज़ जो है वो 89 से 112 तक है। तो ये डिफरेंट सीरीज़ पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एग्जिस्ट करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो ऊपर जैसे अभी हमने बात की कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है n-1 डी, और डी में 1 से 10 के इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एस के अंदर जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं। कुछ केसेस में आप देखेंगे उसमें एक भी होगा, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन एस के अंदर होते हैं। यहाँ पे इस डी और एस के दरमियान एनर्जी गैप काफ़ी कम होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन एस और डी के दरमियान होती रहती है। तो बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 डी एंड एन एस ऑर्बिटल, आप देखेंगे कुछ ऐसे केसेस भी यहाँ पे जो ज़रा एक्सेप्शनल भी होंगे। लाइक क्रोमियम का केस जब आप देखेंगे तो वहाँ पे S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और D के अंदर जो है वो 5 हो जाएंगे। बाकी इससे जो ऊपर वाले एलिमेंट्स आप देखेंगे, क्रोमियम से पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको जब आप देखेंगे तो वहाँ पे S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसकी रीज़न पहले भी हम एक दो दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि जो ऑर्बिटल फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो इस लिहाज से फिर डी को हाफ फिल्ड बनाने के लिए एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और बाकी 5 जो हैं वो डी में चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते भी हैं इसी तरह के कोई केसेस कुछ आप कॉपर वगैरह के अंदर भी देखेंगे। तो वो यहाँ से आप देखें कि अगर हम स्कैंडियम से स्टार्ट करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21 इसका एटॉमिक नंबर है। तो आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18 तक तो जनरल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही होगी। उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन तक तो सेम है जो नॉर्मल एलिमेंट्स की होती है, बाकी बचते हैं 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। यानी स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। 21 में से 18 जो है वो सेम है नोबल गैस तक, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी आर्गॉन तक। बाकी बचते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ने अब डिवाइड होना है एस और डी के दरमियान। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे और डी के अंदर 1। तो इसके पास टोटल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है और इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिहाज से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या बॉन्डिंग भी होती है। तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इनकी इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंडेंट होती हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट एलिमेंट का देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 22 होता है। 22 में अब 1 इलेक्ट्रॉन के इजाफा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डी के अंदर एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट में एक और अनपेयर्ड का इजाफा होता जाएगा, यानी डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता जाएगा। क्रोमियम के अंदर आगे थोड़ी सी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी कि बाकी सब के एस के अंदर हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन क्रोमियम के केस में क्या है, एस के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर एस के अंदर चले जाते 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी सब की तरह तो यहाँ पे बचते 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 के लिहाज से फिर ये जो है थोड़ा अनस्टेबल ज़्यादा हो जाता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस डी को हाफ फिल्ड करने के लिए एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मूव किया, बाकी जो हैं वो 5 डी के अंदर चले गए। तो इस लिहाज से टोटल इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बनते हैं वो 6 होते हैं, जो कि इस सीरीज़ में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। उसके बाद मैंगनीज में अगर आप देखेंगे तो फिर अब जो है वो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से फिर आयरन के अंदर फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, कोबाल्ट के अंदर मज़ीद एक पेयरिंग हो जाएगी, निकल के अंदर मज़ीद। अब कॉपर के अंदर भी ये थोड़ी सी एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ भी एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसकी रीज़न यही होगी कि अगर एस के अंदर 2 चले जाएंगे तो फिर डी के अंदर बचेंगे 9 और डी के अंदर अगर 10 हो जाएंगे वो फुली फिल्ड हो जाएगा तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। तो इसलिए डी को फुल फिल बनाने के लिए कॉपर में एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जस्ट लाइक क्रोमियम। वहाँ पे डी को हाफ फिल्ड बनाने के लिए एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मूव किया था। बाकी जिंक के अंदर जो है वो आपको फुली इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। जिंक का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 30 होता है। 30 के रिस्पेक्ट में 18 तक तो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, बाकी बचेंगे 12 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 2 जो हैं वो एस के अंदर और बाकी 10 जो हैं वो डी के अंदर चले जाएंगे। इस लिहाज से जो डी है इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, इसलिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं वो जिंक वाला ग्रुप शो नहीं करता। तो आगे हम देखेंगे भी इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाते हैं। नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टार्ट में इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसके बाद वो डिक्रीज़ होने लगे क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। तो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सी होते हैं, हमने डिफ़ाइन किया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट हम उनको कंसीडर करते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट जिनमें डी ऑर्बिटल जो है वो प्रोसेस ऑफ फिलिंग में होता है।
लेकिन यहाँ पे अगर आप जिंक में देखें तो जिंक के अंदर डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो चुका है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली शो नहीं करता, लेकिन फिर भी चूंकि इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट में कंसीडर तो किया जाता है। लेकिन इस तरह के एलिमेंट्स को कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज़ है। तो ये वाला जो ग्रुप है जिंक कैडमियम मरकरी वाला, सेकेंड बी, ये कंसीडर होता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। इसी तरह से जो इनको इसलिए कहते हैं कि सिक्के बनाने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब आमतौर पे जो आपके कॉइन्स होते हैं, आपके सिक्के होते हैं, वो इसी ग्रुप के एलिमेंट्स के बने होते हैं। तो ये भी अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो कॉइनिज मेटल्स का है। बहुत सारी प्रीशियस मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और इंडस्ट्रियली बहुत सी इंपॉर्टेंट मेटल लाइक आयरन, कॉपर, टाइटेनियम वगैरह वो इन्हीं ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग करती हैं। डिफरेंस बिटवीन टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो वही हैं जो कि सारी प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल कौन सी होती हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ इनकी? एक तो यही कि इनमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं यूजुअली कलर्ड होते हैं, उनके कलर्ड होने की रीज़न भी हम देखेंगे। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन भी हम देखेंगे। इसी ग्रुप के काफ़ी एलिमेंट जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करते हैं और पैरामैग्नेटिज्म भी शो करते हैं। जबकि जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में उनमें ये होता है कि डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड नहीं होता बल्कि फुली फिल्ड हो जाते हैं, और इसके अलावा बाकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली शो नहीं करते, इसलिए उनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर जिंक वाले ग्रुप में देखा कि इनका डी ऑर्बिटल जो है वो फुली फिल्ड हो जाता है। जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये मेटल्स का ग्रुप है, जबकि बाकी जो ग्रुप्स हैं जैसे हमने पी ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस किया था तो उसमें स्टार्ट वाले कुछ एलिमेंट नॉन मेटेलिक होते थे, दरमियान में कुछ मेटालॉइड्स भी आ जाते थे, फिर कुछ मेटल्स भी होती थी। लेकिन ये जो आपके पास हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये प्योरली मेटल्स होते हैं। इनके अंदर वेरियस प्रॉपर्टीज़ मेटल्स वाली प्रेजेंट होती हैं, कलर्ड कंपाउंड ये शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये शो करते हैं, जबकि बाकी जो मेन ग्रुप के एलिमेंट हैं वो ज़्यादातर कलरलेस होते हैं और डायमैग्नेटिक बिहेवियर्स शो करते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी सारी रिलेट कर रही होती हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ, इनमें मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जनरल प्रॉपर्टीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट की, इनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, डक्टाइल होती हैं, मेलेबल होती हैं, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। जस्ट लाइक मेटल्स इनमें भी मेटेलिक लस्टर प्रेजेंट होती है। जब हम ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो उसमें ये एक्सेप्शन अब माइंड में रखनी है, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी वाला ग्रुप, क्योंकि इनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो ये ज़रा अनयूजुअल बिहेवियर शो करते हैं। बाकी जो है सारे बहुत हार्ड भी होते हैं और इनमें वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि एक तो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं, जितने इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी के लिहाज से ये अपने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेंगे। और इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की मेन रीज़न ये होती है कि ये ना सिर्फ डी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करते हैं, बल्कि जो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कलर्ड आइंस की फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं जब ये लिगेंड के साथ जुड़ते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है और इनमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर्स होते हैं। इनके जनरल प्रॉपर्टीज़ में, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली इनके अगर आप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो वो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जीज़ पे, और इनकी बाइंडिंग एनर्जीज डिपेंड करती हैं इनमें जो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उन पे। वो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तकरीबन सेंटर तक तो बढ़ रहे होते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए पहले इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होते हैं और फिर डिक्रीज़ होने लग जाते हैं। कुछ अनयूजुअल बिहेवियर्स हैं यहाँ पे भी, लेकिन ये आपने MCQs के लिए याद रखना है कि 3D सीरीज़ में मैक्सिमम होता है क्रोमियम का और 4D में होता है मोलिब्डेनम का और 5D में होता है टंगस्टन का। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं,
तो यूजुअली जो हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखते हैं वो ये होता है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो इसमें भी जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से भी 3D से 4D पे आप आते हैं, तो तब तक तो साइज़ इंक्रीज होते हैं। लेकिन 4D के बाद जब आप 5D सीरीज़ में एंटर होते हैं, और ये 5D सीरीज़ लाई करती हैं पीरियड नंबर 6 में। अब पीरियड नंबर 6 में लेंथेनाइट स्टार्ट हो जाते हैं। लेंथेनाइट के अंदर जो है वो f ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है। तो f ऑर्बिटल जो है इसकी जो शील्डिंग या स्क्रीनिंग होती है वो बहुत पुअर होती है। इस वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाती है, जिस वजह से साइज़ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। यानी नॉर्मली साइज़ इंक्रीज होता है जब आप ग्रुप्स में मूव करते हैं। इनके अंदर भी ट्रांजिशन एलिमेंट में भी यही होता है कि 3D से आप नीचे आते हैं 4D के पे, तो तब तक साइज़ इंक्रीज़ हुआ। लेकिन जब आपने 4D से 5D पे जंप किया तो तब आपको थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिला, जिसकी रीज़न ये पता चली कि इनमें भी f ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, f की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाती है, जिससे साइज़ जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है। इसे बोलते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, क्योंकि इस सीरीज़ में पीरियड नंबर 6 में लेंथेनाइट स्टार्ट हो जाते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से एलिमेंट या तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं या डायामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। जो सब्सटेंसेस डायामैग्नेटिक होती हैं उनका मतलब ये होता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उन सब्सटेंसेस को रिपेल करती है, वो रिपेल होती हैं मैग्नेटिक फील्ड से। और जो पैरामैग्नेटिक होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो फेरोमैग्नेटिक होती हैं, फेरोमैग्नेटिक ज़रा एक एक्सट्रीम टाइप का पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर ही है, जिसमें आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना लाजमी नहीं होता। सम टाइम जो आपके पास सब्सटेंसेस होती हैं वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड खुद जनरेट कर लेती हैं। तो उस तरह की जो सब्सटेंसेस होती हैं उन्हें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहा जाता है, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को फेरोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो मैनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन आर पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिज्म जो है वो अराइज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस लिहाज से ज़्यादातर जो इनके बिहेवियर्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। इसके लिए एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द स्पिन ओनली फार्मूला। इसमें से भी अक्सर MCQs आ जाते हैं कि फ़लाँ जो एलिमेंट है आपने इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो वो मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं म्यू के साथ। ये इक्वल होता है √n इंटू n+2। n यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इस म्यू के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो BM होता है। BM का मतलब होता है बोहर मैग्नेट्रॉन। जैसे अगर आपके पास वो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी n आपके पास 1 हो जाए, तो उस केस में 1 इंटू 1+2 हो जाएगा। तो जब 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 + 1 3 होगा, और √3 अगर आप लेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इनको कैलकुलेट करना बड़ा इजी होता है अगर आपको ये फार्मूला पता हो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का। म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। जैसे आपसे कहा जाए कि स्कैंडियम +3 का आपको बताया जाए कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो आपने पहले सोचना है कि इसका स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या था। वो था 21। 21 का मतलब है आर्गॉन तक जो 18 इलेक्ट्रॉन है इसके वो तो नॉर्मल है। उसके बाद बचते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स जो कि 4s में और 3d में डिवाइड हुए थे। अब यहाँ पे चूंकि +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसका मतलब है वो तीनों इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए। इसका मतलब है इसके d में इलेक्ट्रॉन होंगे 0। जब d में इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसका मतलब है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो आपके पास n 0 हो जाएगा। n 0 होगा तो 0 इंटू 0 + 2, तो 0 के साथ जब 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। इस लिहाज से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है वो 0 होता है। बाकी कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व वैल्यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आते हैं, लेकिन वो बहुत माइनर होते हैं। आमतौर पे आपसे जो पूछा जाता है वो कैलकुलेटेड ही होता है, क्योंकि ऑब्जर्व तो आप एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप टाइटेनियम का देखेंगे तो वहाँ पे अगर आपके पास 3d1 है
एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उस लिहाज से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रोमियम का पूछेंगे तो देखेंगे कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट करना है, उसके लिहाज से इसको आपने सॉल्व करना है। ये डिफरेंस आएगा, जैसे कि आपके पास जो कैलकुलेटेड है वो 1.73 आ रहा है और जो ऑब्जर्व है 1.75, लेकिन ये इतना माइनर डिफरेंस है कि ये निगलेक्ट हो जाता है और आपसे जो MCQs में ऑप्शन दिए जाते हैं आमतौर पर वो कैलकुलेटेड के ही आपके दिए होते हैं और उसी में से क्वेश्चन होते हैं। इस ग्रुप के काफ़ी सारे एलिमेंट जो है वो कैटालिटिक बिहेवियर्स भी शो करते हैं। कैटालाइसिस हम पढ़ चुके हैं कि जो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। एग्जांपल्स बहुत सारी हम स्टडी कर चुके हैं, लाइक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हम यूज़ करते हैं जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इस तरह से हैबर प्रोसेस में आप यूज़ कर रहे होते हैं आयरन वगैरह, कुछ के अंदर आप प्लेटिनम यूज़ कर रहे होते हैं प्रोसेसेस के अंदर। तो ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं ये इसी ट्रांजिशन सीरीज़ से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिशन सीरीज़ के बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स या इंटरस्टिशियल अलॉयज भी इनको बोलते हैं। होता ये है आपके पास, अगर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की हम बात करें तो आपके पास है मेटल का क्रिस्टल लैटिस, उनके अंदर कुछ ना कुछ फ्री स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। जो आपका पास मेटल का क्रिस्टल लैटिस होता है तो वो जो फ्री स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं उस मेटल के क्रिस्टल के अंदर, तो कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो है वो उनके दरमियान उन फ्री स्पेसिस में जाके ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरह से जो कंपाउंड्स बनते हैं इन्हें कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक होते हैं, मतलब ये नहीं होता कि कोई फिक्स्ड अमाउंट है जाके वो इंटरस्टाइसिस के अंदर जो है वो चल जाएगी। वो जितनी भी जगह अवेलेबल होती है उसके लिहाज से जो है नॉन मेटेलिक एलिमेंट या कुछ भी एलिमेंट जाके उनके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो इन कंपाउंड्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। लाइक आपके पास टाइटेनियम कार्बाइड के, टाइटेनियम की मेटल थी आपके पास, उसमें जाके कार्बन जो है वो ट्रैप हो गया। इस तरह से मैंगनीज में जाके नाइट्रोजन ट्रैप हो गया, आयरन के अंदर हाइड्रोजन ट्रैप हो गया। तो इनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। प्योर मेटल्स की निस्बत पे ये काफ़ी हार्ड हो जाते हैं और इवन कि कुछ बोराइड्स, मतलब जब बोरॉन जाके ट्रैप होता है तो उस केस में इनकी जो हार्डनेस होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, डायमंड की तरह ये हार्ड हो जाती हैं। ये अपनी मेटेलिक कंडक्टिविटी को फिर भी रिटेन करते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं। अलाय फॉर्मेशन, अलाइज हम बोलते हैं मिक्सचर जो होता है, डिफरेंट मेटल्स का भी हो सकता है, मेटल का नॉन मेटल के साथ भी हो सकता है। तो जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनके जो रेडियाई होते हैं, इनका जो रेडियस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता अगर सेम पीरियड के आपने लिए हुए हैं मेटल्स। तो इस वजह से आप इनकी अलाय फॉर्मेशन बड़ी अच्छी कर सकते हैं। जैसे फेरस अलाइज हैं, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज वगैरह यूज़ करते हैं आप डिफरेंट टाइप के स्टील्स या स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्शन के लिए। जैसे ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का अलाय होता है, ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का होता है। तो ये डिफरेंट जो मेटल्स हैं इस ग्रुप की वो मिक्स होकर अलाय फॉर्मेशन भी करती हैं। कलर एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम इनकी डिस्कस कर चुके हैं। कलर्स की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल्स और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो आमतौर पे कलर्ड होते हैं। अब इनके कलर की भी रीज़न होती है, इनके कलर की रीज़न होती है डी ट्रांजिशन। ये डी ट्रांजिशन क्या है? डी के अंदर होते हैं फर्दर 5 ऑर्बिटल्स, मतलब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम 10। एक ऑर्बिटल जो है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस लिहाज से जो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 ऑर्बिटल्स में आएंगे। तो जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं पहले तो वो डीजेनरेट होते हैं, उन सब की एनर्जी होती है इक्वल। लेकिन जब लिगेंड आता है इस मेटल को अप्रोच करता है तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग इस तरह से होती है कि जो 5 होते हैं ना ये 2:3 से डिवाइड होते हैं, या तो 2 नीचे आ जाते हैं, 3 थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, या 3 नीचे आ जाते हैं, 2 ऊपर चले जाते हैं। इनको बोलते हैं Eg एंड T2G। जो 2 ऑर्बिटल का पेयर होता है इसे बोलते हैं Eg और जिस साइड पे 3 होते हैं उसको बोलते हैं T2G। तो ये Eg और T2G की जब डिवीजन होती है तो वो थोड़ा सा दरमियान में एनर्जी गैप आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करके D से अपर D में, यानी अगर नीचे फर्ज करें कि Eg वाले हैं तो ऊपर T2G है तो वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करके Eg से T2G में जंप कर जाते हैं।
डी एक्साइटेशन पे वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं जो कि आपके विजिबल रीजन में लाई करती है। इस लिहाज से जो इनके कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर हमें कलर्ड नज़र आते हैं इस डी ट्रांजिशन की वजह से। और ईजी ने ऊपर जाना है, T2G ने ऊपर जाना है, ये इनकी अपनी मर्जी नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि लिगेंड जिसने आके अप्रोच किया है वो जो लिगेंड होता है वो इनकी आगे सेपरेटिंग करवाते हैं। ये लिगेंड्स क्या होते हैं इनको भी आगे हमने देखना है। तो बस फिलहाल जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि डी ट्रांजिशन की वजह से इनके कंपाउंड्स जो हैं वो कलर्ड होते हैं। अब हम आ जाते हैं एडिशन कंपाउंड्स की तरफ। इन्हें मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहा जाता है, एडिशन कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अब नाम से पता चल रहा है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। पहली बात तो ये कि मॉलिक्यूल खुद क्या होते हैं, मॉलिक्यूल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मिलेंगे तो उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इन द स्टोइचोमेट्रिक प्रोपोर्शन प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एंड एडिशन कंपाउंड्स। अब इनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो क्लासेस में, डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। आपने दो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को फिक्स रेशियो में मिलाया तो इसके रिजल्ट में दो तरह के फर्दर जो सॉल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, या वो डबल सॉल्ट्स या वो होंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब इनमें डिफरेंस क्या है डबल में एंड कॉम्प्लेक्स में? डबल सॉल्ट में ये होता है कि जो आपने सॉल्ट्स लिए हैं वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। जैसे आपने पोटैश एलम बनाना था, उसके लिए आपने पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को मिक्स किया, फिक्स प्रोपोर्शन में लेके आपने इनको जब लिया तो डबल सॉल्ट बन गया। अब जब आप इसको आयोनाइज करवाएंगे तो यहाँ से पोटाशियम अलग होगा, पोटाशियम केटाइन की फॉर्म में अलग होगा, सल्फेट अलग होगा, ये आयोनाइज एल्यूमिनियम सल्फेट होगा तो एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन आपको मिलेंगे। यानी डबल सॉल्ट्स में जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं ये ज़रा इस लिहाज से डिफरेंट होते हैं कि इसमें एग्रीगेशन के रिजल्ट में जो न्यू सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि अगर आप उसको आयोनाइज करेंगे तो वो दो तरह के आयन्स आपको देगा, या सिंपल कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन देगा, या कॉम्प्लेक्स कैटाइन सिंपल एनाइन देगा। तो ये मोहर सॉल्ट, पोटाश एलम, इनके फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे पोटाश एलम आपने बनाना था तो पोटाशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट को आपने मिक्स किया होता है, जब इनकी क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं तो इससे ये सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, ये सॉल्ट आपको मिल गया। उसके बाद जब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई तो उस हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में आपको डिफरेंट आयंस मिलेंगे। पोटाशियम सल्फेट आयोनाइज हुआ तो पोटाशियम और सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम सल्फेट हुआ तो एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन। तो इस तरह से ये एक्वस मीडियम के अंदर अपनी अपनी आइडेंटिटी जो है वो शो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तो पोटाशियम फेरोसायनाइड एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। जब आप इसको आयोनाइज करवाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पोटाशियम आयन अलग हो जाए, फेरस जो है वो अलग हो जाए, सायनाइड अलग हो जाए, ये इस तरह से आयोनाइज होते हैं कैटाइन और एनाइन में। तो अगर सिंपल कैटाइन है तो कॉम्प्लेक्स एनाइन बनेगा। जैसे इस केस में पोटाशियम आपके पास कैटाइन है जो कि सिंपल कैटाइन है, और फेरोसायनाइड जो एनाइन है वो कॉम्प्लेक्स एनाइन बन रहा है यहाँ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं इनके कुछ पार्ट्स होते हैं, इनमें आपको एक एंटिटी जो है वो नज़र आती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल रहे होते हैं। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो चीज़ होती है वो मेटल कैटाइन, मेटल एटम और लिगेंड्स होते हैं। इसके बाहर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आपको नज़र आते हैं वो कैटाइन या एनाइंस होते हैं। वो चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए होते हैं, वो आगे आप एग्जांपल्स में देखेंगे। तो वो कैटाइंस भी हो सकते हैं, वो एनाइंस भी हो सकते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर मेटल कैटाइन होता है, या कैटाइन होता है, ये न्यूट्रल मेटल होती है, और उसके साथ जो ग्रुप अटैच होते हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं वो लिगेंड्स होते हैं। और इनके साथ ये लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं ये चीज़ डिसाइड करती है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लिगेंड्स क्या हैं? लिगेंड जो है इस सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, इस डोनेशन के रिजल्ट में इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो लिगेंड्स आर द लेविस बेसिस। आप इनको लेविस बेस कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि लेविस के मुताबिक बेसिस वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखती हैं।
तो ये सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर चूँकि डोनेट कर रहे होते हैं और लेविस एसिड के तौर पे आपकी मेटल एक्ट कर रही होती है क्योंकि वो एक्सेप्टर का काम कर रही होती है। इस लिहाज से जो न्यू चीज़ बनती है उसे आप कॉम्प्लेक्सिस भी कहते हैं या लेविस एसिड बेस एडक्ट भी बोलते हैं। लिगेंड्स होते क्या हैं? लिगेंड्स आर मॉलिक्यूल्स आर आइंस दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अ सेंट्रल मेटल आइन। कि लिगेंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उस डोनेशन के रिजल्ट में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उनकी मेटल के साथ। ये लिगेंड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, मोनोडेंटेट भी होते हैं, बाइडेंटेट भी होते हैं, पॉलीडेंटेट भी होते हैं। मोनोडेंटेट का मतलब है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें मोनोडेंटेट लिगेंड्स कहा जाता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं एट अ टाइम वो बाइडेंटेट होते हैं। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं उन्हें पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहा जाता है। चिलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं कि जो कि सेंट्रल मेटल एटम को रिंग की तरह सराउंड कर लेते हैं, तो उन कंपाउंड्स को बोलते हैं चिलेट्स और ऐसे लिगेंड्स को कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास डोनेटिंग साइट्स तो ज़्यादा होती हैं लेकिन वो डोनेट एक स्पेसिफिक साइट से करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। हेट्रोसाइक्लिक लिगेंड्स भी होते हैं जिनमें आपके पास साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी होता है, लाइक आपके पास पायरिडीन है, अमीडाजोल है, पायराजीन है। तो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं इन्हें बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक लिगेंड्स। लिगेंड्स बड़ा की रोल प्ले करते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने में, उनकी ज्योमेट्री, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी रिएक्टिविटी वगैरह। तो इसके अलावा लिगेंड का इफेक्ट कलर वगैरह पे भी होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी पे होता है। लिगेंड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर भी, कि ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट कैरेक्टर की बेस पे इनकी डिवीजन भी होती है। इसके अलावा इन पे मौजूद चार्ज की बेस पे जिसमें कैट आयोनिक भी हो सकते हैं, एन आयोनिक लिगेंड्स भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, मोड ऑफ बाइंडिंग की बेस पे, नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स की बेस पे। तो हमारा जो वास्ता इनमें से मेनली पड़ेगा वो एक तो इनके चार्ज बेयरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिगेंड के लिहाज से हम इनको देखेंगे, सेकेंड हम इनके डेंसिटी के लिहाज से इनको देखेंगे। तो डेंसिटी होता क्या है कि नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स, आपके लिगेंड के पास कितनी डोनेटिंग साइट्स हैं ये उसकी डेंसिटी डिसाइड करती है। तो इस लिहाज से लिगेंड, जैसे अभी हमने ऊपर भी बात की कि मोनोडेंटेट भी होते हैं, बाइडेंटेट भी होते हैं, पॉलीडेंटेट भी होते हैं। मोनोडेंटेट जो एक लॉन पेयर जो है वो डोनेट करते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन पेयर, लॉन पेयर तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर का वर्ड जो है वो ज़्यादा सूटेबल है कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। जो डाइडेंटेट या बाइडेंटेट होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। पॉलीडेंटेट जो हैं वो 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो चिलेशन भी करवा सकते हैं। फिर जो बाइडेंटेट होते हैं फर्दर ये भी ब्रिचिंग का काम भी कर सकते हैं और चिलेशन का काम भी कर सकते हैं। चिलेशन में वो रिंग की तरह सराउंड करेंगे और ब्रिचिंग में वो ब्रिज करने का रोल प्ले करेंगे। फिर चिलेशन के अंदर वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। सिमेट्रिकल जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी आपके पास ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ से भी डोनेशन होगी और यहाँ से भी ऑक्सीजन के थ्रू, तो ये सिमेट्रिकल है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से डोनेशन होगी थ्रू नाइट्रोजन और यहाँ से होगी थ्रू ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो लिगेंड्स होते हैं उनको अनसिमेट्रिकल कहा जाता है। पॉलीडेंटेट जिनमें डोनेटिंग साइट्स ज़्यादा होती हैं उन्हें पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहा जाता है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे यहाँ से ये अमाइनो ग्रुप जो है इस नाइट्रोजन के थ्रू से लॉन पेयर भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी कर सकते हैं, इनके पास भी नेगेटिव चार्जेस हैं जहाँ से ये डोनेशन हो सकती है। तो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास डोनेटिंग साइट्स, बाइंडिंग साइट्स ज़्यादा होती हैं, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट या हेक्साडेंटेट, तो इनको ओवरऑल हम क्या देते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट एंड मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट की बात हमने ऊपर भी की है कि ये वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास डोनेटिंग साइट्स तो ज़्यादा होती हैं लेकिन ये स्पेसिफिक साइट से डोनेट करते हैं। जैसे आपके पास है यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे डोनेशन हो रही है थ्रू नाइट्रोजन और यहाँ पे भी आपके पास लिगेंड वही है लेकिन डोनेशन हो रही है थ्रू ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट भी है, नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट भी है, तो ये कंडीशनल है कि कहाँ से डोनेट करेगा। तो ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स वो होते हैं जो स्पेशल क्लास ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स होती है जिसके अंदर लार्ज साइज रिंग होते हैं विद सेवरल डोनर एटम्स कैन कोऑर्डिनेट टू अ मेटल कैटाइन लाइक क्लोरोफिल हो गया, हीमोग्लोबिन, विटामिन एटसेट्रा।
इसके अलावा जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पहले हमने बात की लिगेंड की, अब हम ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्सेस मेनली या तो हमारे होमोलेप्टिक होते हैं या हेट्रोलेप्टिक होते हैं। होमोलेप्टिक का मतलब है कि उसमें जितने भी डोनर एटम है या जितने भी लिगेंड्स कह लें वो सारे सेम कैटेगरी के होंगे, तो वो होंगे होमोलेप्टिक। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो कोबाल्ट के साथ 6 अमाइनो ग्रुप अटैच है, यानी सारे के सारे जो लिगेंड है वो सेम कैटेगरी है, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अगर आप नीचे वाले में देखें तो इसमें कोबाल्ट के साथ अमाइनो भी है और क्लोरो भी है, तो यहाँ पे जो डोनेटिंग डोनर एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इन विच अ मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर एटम, दैट्स कॉल्ड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद है इनका आइसोपैक नोमेनक्लेचर। आइसोपैक नोमेनक्लेचर जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का, वो इजी है लेकिन थोड़ा गौर करने वाला है। सबसे पहली बात तो जब हम किसी सिंपल सॉल्ट का भी नाम लिखते हैं, जैसे NaCl का हमने नाम लिखना हो तो पहले हम कैटाइन का नाम लिखते हैं, फिर हम एनाइन का लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड तो पहले कैटाइन का फिर एनाइन का, फेरस क्लोराइड पहले कैटाइन का फिर एनाइन का। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं यहाँ भी हम सबसे पहले कैटाइन का नाम ही लिखते हैं। अगर एनाइन प्रेजेंट हो तो एनाइन का नाम लास्ट पे लिखा जाता है, यानी कैटाइन का हमेशा फर्स्ट पे और एनाइन का हमेशा लास्ट पे। उसके अलावा बाकी रह जाते हैं मेटल और लिगेंड्स। तो लिगेंड्स जो हैं उनकी कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं कि वो किस टाइप के लिगेंड्स हैं। वो न्यूट्रल भी होते हैं, मोनोडेंटेट भी, बाइडेंटेट भी, पॉलीडेंटेट भी, जो सारे हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंटिटी होती है आपकी, जिसमें मेटल और लिगेंड्स दोनों चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे जो चार्ज होता है वो डिसाइड करता है कि आपने जो मेटल है उसके नेम के साथ सफिक्सेस वगैरह ऐड करने हैं या नहीं करने। तो अगर आपके पास लिगेंड्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं तो आपने अल्फ़ाबेटिकली उनके नाम लिखना होते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसको आपने पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको आपने बाद में लिखना है। और अगर लिगेंड एक से ज़्यादा हैं तो फिर आपने उनके साथ मेंशन करना है कि बाई हैं, ट्राई हैं, टेट्रा हैं, जो भी है। और अगर से ये पहले से यूज़ हुए हो तो फिर आपने जो प्रीफिक्सेस यूज़ करनी होती है, यानी अगर ये डाई ट्राई पहले से यूज़ हो तो बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस वगैरह हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम होती है, यानी सबसे पहले आपने कैटाइन का नाम लिखा, फिर आपने लिगेंड्स का नाम लिखा, लिगेंड्स का नाम आपने अल्फ़ाबेटिकली लिखना होता है। उसके बाद आ जाते हैं मेटल पे। तो मेटल का नाम जो है वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज कौन सा है। अगर तो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज होगी तो फिर मेटल के नेम के आखिर में आपने 8 लगाना होता है, यानी 8Te। कोबाल्ट से कोबाल्टेट, टाइटेनियम से टाइटानेट, टंगस्टन से टंगस्टेट, तो इसी तरह से मैंगानीज से मैंगानेट बन जाएगा। तो ये 8 का जो आपने यूज़ करना है सफिक्स, ये सबके साथ नहीं करना, ये सिर्फ उस सूरत में करना है अगर आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज है। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज है तो फिर आपने मेटल के नेम के साथ कुछ भी ऐड नहीं करना। बाकी जो है आगे आपने लिखनी होती है सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन पैरेंथेसिस के अंदर रोमन में। तो अब एग्जाम्पल से ये सारे रूल्स आप जब अप्लाई करेंगे फिर ये आपको क्लियर होंगे कि ये आपके पास एक कंपाउंड है। अच्छा, अगर एनाइन प्रेजेंट होगा तो एनाइन का नाम हमेशा लास्ट पे लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहली बात तो क्या हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर कोई चार्ज मौजूद है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमारे पास पोटाशियम मौजूद है। पोटाशियम मेटल है और मेटल्स होते हैं वो कैटाइन्स होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कैटाइन प्रेजेंट है। तो कैटाइन का नाम हम हमेशा पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा पोटाशियम। उसके बाद अब आपने देखना है कि आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिव। उसको देखने का सिंपलेस्ट तरीका ये होता है कि आप ये दिखा करें कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर आपके पास कैटाइन अटैच है या एनाइन। ऑब्वियसली बाहर जो भी स्पीशी अटैच होगी वो चार्ज को काउंटर करने के लिए ही होती है। तो यहाँ पे चूंकि कैटाइन अटैच है तो ऑटोमेटिक सी बात इसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज था, तभी उसको काउंटर बैलेंस किया गया कैटाइन की मदद से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर +4 चार्ज है, एक पोटाशियम पे +1 होता है, तो 4 पोटाशियम पे हो जाएगा +4। तो ये बात अब है कि अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज लाजमन -4 होगा। अब वो -4 आपने लेके आना है तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हमने एंटिटी पे लेके आना है -4 चार्ज।
सयानो जो है इस पे चार्ज होता है -1, तो 6 सयानों पे हो जाएगा -6। अब -6 को हमने -4 में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है कि इस मेटल पे यहाँ पे आयरन पे होगा +2, -6 + 2 कितना हो जाएगा -4, तो इस एंटिटी पे ओवरऑल आ जाएगा फिर -4 चार्ज। उस -4 को काउंटर करेगा ये पोटाशियम +4 के साथ, तो ओवरऑल ये सारा फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब पोटाशियम कैटाइन का नाम हमने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद लिगेंड्स हमारे पास कौन सा है, सयानो है, और कितने सयानो 6, तो हेक्सा सयानो। उसके बाद अब हमारी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब है कि मेटल के नेम के आखिर पे H आएगा, तो ये बन जाएगा फीरेट। उसके बाद लास्ट में आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है सेंट्रल मेटल एटम की, तो वो अभी हमने देखी है कि कितनी होती है, 2 है इस केस में, तो आपने पैरेंथेसिस के अंदर रोमन में 2 लिखना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें प्लेटिनम के साथ क्लोरो भी अटैच है, नाइट्रो भी अटैच है, अमाइनो भी अटैच है, और ओवरऑल जो है वो हमारे पास बाहर वाली साइड पे चार्ज को काउंटर कर रहा है सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। इसका मतलब है कि लाजमी सी बात है कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज होगा +2। अब वो +2 हमने लेके आना है, वो कैसे आएगा, यहाँ पे अटैच है क्लोरो, नाइट्रो और अमाइनो, 3 डिफरेंट तरह के लिगेंड्स हैं। तो क्लोरो पे चार्ज होता है -1, क्लोरो जो है वो एन आयोनिक लिगेंड है, नाइट्रो भी एन आयोनिक लिगेंड है, इस पे भी चार्ज होते हैं -1, अमाइनो न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसका मतलब है अमाइनो की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, बाकी हमारे पास बचे नाइट्रो और क्लोरो, तो नाइट्रो की भी -1, क्लोरो की भी -1, तो -1 हो गया -2। अभी हमने देखा कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इस पे चार्ज लास्ट में आना चाहिए +2। अब यहाँ पे अंदर चार्ज आ रहा है -2, तो इसका मतलब है प्लेटिनम पे कितना होगा +4 -2 कितना हो जाएगा -2, फिर उस -2 को +4 -2 हमारे पास आंसर आएगा +2, उस +2 को काउंटर करेगा फिर ये बाहर वाला सल्फेट -2 की मदद से। तो यूँ आपके पास इसका नाम क्या बनेगा, हमारे पास 3 तरह के लिगेंड है, क्लोरो, नाइट्रो और अमाइनो। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली पहले A आता है, तो हम सबसे पहले मेंशन करेंगे अमाइनो को, तो ये हो गया टेट्रा अमाइन। उसके बाद फिर आएगा क्लोरो और नाइट्रो में से C पहले आता है, तो क्लोरो पहले आएगा, नाइट्रो बाद में, फिर प्लेटिनम। अब हमने 8 नहीं लगाना क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिवली चार्ज है। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने देखी है कि 4 है, और उसके बाद आखिर में एनाइन का नेम सल्फेट, यानी कैटाइन था तो हमने सबसे पहले लिखा था, और एनाइन है तो हमने सबसे लास्ट में लिखा है। इसी तरह से इन्हीं रूल्स की मदद से ये सारे बड़ी आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास, चलें एक एग्जाम्पल में इसकी करवा देती हूँ फर्दर, कि हमारे पास 2 तरह के लिगेंड है, अमाइन है यहाँ पे और नाइट्रो है। अब अमाइनो न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, और नाइट्रो की है -1, तो 3 नाइट्रो की -3। अब यहाँ पे बाहर वाली साइड पे चार्ज को काउंटर कोई भी नहीं कर रहा, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपकी न्यूट्रल है, इस बाहर वाली साइड उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आना चाहिए, तो -3 को काउंटर कर देगा कोबाल्ट +3 की मदद से। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ये जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना होती है, ये आपने सेंट्रल मेटल एटम की करना होती है, और सेंट्रल मेटल एटम आपके इसी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से होती है, तो इसका नाम बनेगा ट्राई अमाइन, यानी 2 तरह के लिगेंड है, नाइट्रो और अमाइन, तो A पहले आता है ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। तो इसी तरह से ये सारी एग्जांपल्स आप लोगों ने कर लेनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया भी है, अगर आप इससे भी ज़्यादा सिंपलेस्ट देखना चाहते हैं तो वो ये है कि आपने सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को एज्यूम कर लेना है X। उसके बाद आपने देखना है कि जो आपका लिगेंड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जैसे अमाइनो है तो ये न्यूट्रल है तो इसकी 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू चार्ज जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे होगा, तो चार्ज यहाँ पे +1 है, तो यानी x + 0 इज इक्वल टू +1, तो यहाँ पे x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा +1 के, जिसका मतलब है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड में अगर आप देखें तो प्लेटिनम को आप x एज्यूम कर लें, क्लोरीन A के -1, 4 के -4 हो जाएगी, और इज इक्वल टू चार्ज है -1। तो जब आप इसको उस साइड पे लेके जाएंगे -4 को, तो ये +4 हो जाएगा, -1 + 4, तो ये आपके पास +3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इन सब की बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं आप। स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है इनके कुछ फैक्टर्स पे, और वो फैक्टर्स कौन कौन से होती हैं, साइज ऑफ मेटल एटम, कि जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल एटम का जो आयन है उसका साइज़ क्या है, उसके अलावा लिगेंड्स का साइज़, उनमें स्टेरिक इंट्रैक्शन वगैरह जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन,
एंड द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन मेटल एटम आर आइन, यानी डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइज ऑफ मेटल, साइज ऑफ लिगेंड, तो ये और फिर किस टाइप की जो बॉन्डिंग है वो हो रही है मेटल और लिगेंड के दरमियान। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं ज्योमेट्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को। इसके अलावा जो बाकी उनकी स्टेबिलिटी वगैरह होती है। तो इन जनरल द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड टू बी 2 to 9। ज़्यादातर जो कोऑर्डिनेशन नंबर की रेंज होती है वो 2 से 9 के इन बिटवीन होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि जो लिगेंड आगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं, ये लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो चीज़ डिसाइड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है ना और 2 अटैच है, यानी अगर 2 मोनोडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, तो इसका मतलब है कि एक मोनोडेंटेट लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, दूसरा मोनोडेंटेट लिगेंड भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो ओवरऑल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये रेंज होती है 2 से लेके 9 तक। इनमें से ज़्यादा कॉमन जो होते हैं 2, 4 और 6 होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की बात करें तो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन स्टेट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 होता है, लेकिन बहुत लिमिटेड होते हैं ये। इनकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। एग्जाम्पल जैसे कॉपर के दोनों साइड पे आपके पास अमाइनो अटैच है। अब अमाइनो जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, तो 2 अमाइनो अटैच है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। इस तरह से कॉपर के साथ 2 क्लोरो अटैच है, तो क्लोरो भी मोनोडेंटेट होता है, तो इस तरह से इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बनेगा। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले जो होते हैं क्वाइट अनस्टेबल होते हैं, ये अपने साथ मजीद लिगेंड को अटैच करके अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को हाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, इसने फर्दर 2 आयनों को अपने साथ अटैच करके अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कर लिया। तो इस तरह से ये फर्दर मतलब लिगेंड को अपने साथ अटैच करते हैं और अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को हाई कर लेते हैं। उसके बाद है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी भी बोलते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है ये आपको बताता है number that represent the total number of electrons surrounding the nucleus of a metal atom in a metal complex। कि एक कॉम्प्लेक्स आपने बना लिया है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के अपने इलेक्ट्रॉन्स भी शामिल होंगे और जो लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं वो भी शामिल होंगे। तो इन दोनों का जो सम होता है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। लाइक आपके पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का जिसके ऊपर चार्ज है +3 ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे, और इसके साथ अटैच है कोबाल्ट के 6 अमाइनो ग्रुप। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अमाइनो तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो चार्ज आ रहा है वो कोबाल्ट की वजह से ही आ रहा है, तो कोबाल्ट पे कितना होगा +3। अब कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है, लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास 27 में से अगर आप 3 माइनस करें तो 24। अब कोबाल्ट के अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं 24 और लिगेंड उसके साथ अटैच है 6। अब एक अमाइनो ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है? 1, क्योंकि अमाइनो जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो 6 अमाइनो ग्रुप जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 पेयर में 12 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इस कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 24 उसके अपने थे और 12 जो उसको लिगेंड्स ने डोनेट कर दिए। दोनों को ऐड करोगे तो ये 36 बन जाएगा। तो ये यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, यानी ये आपको यही बताता है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड अटैच हों कि वो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ले। और नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने का मतलब होता है स्टेबिलिटी को गेन करना। तो ये सिडविक एंड पॉवेल ने ये थियरी जो थी वो प्रपोज की थी। ये केमिस्ट थे नील वी सिडविक, जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है वो मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल एटम की टोटल इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि उस मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड ने उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं उन दोनों के सम के बराबर होता है। ये एक लिहाज से आपको ये बात बता सकता है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन
या कितने लिगेंड्स आके अटैच हों कि वो उसको स्टेबल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये उनकी स्टेबिलिटी वगैरह को डिटरमाइन करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इनिशियली काफ़ी कंपाउंड पे तो ये इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन फर्दर जैसे जैसे स्टडीज़ एक्सप्लोर हुई तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जिन पे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं होता, तो इसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी हैं। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्दर कल इंशाल्लाह हम यहीं से इसको रिज्यूम करेंगे।